students, welcome to साउथ सिटी PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो साउथ सिटी PCMB जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे, ये आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आया है, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कास्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के आपको प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे। सिंपल सी बात है, P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मैथ, B फॉर बायो, यानी यहाँ पर चारों सब्जेक्ट का आपको एक मिक्स्ड कंटेंट मिलने वाला है और अच्छे से आपको सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ सिलेबस के कंप्लीट हो जाने पर हम बोर्ड की तैयारी करेंगे, यानी कि हम पेपर्स लगाएंगे, मॉडल पेपर्स लगाएंगे, इन सब के बारे में स्टार्टिंग करेंगे। फिलहाल तो हमारे पास चैलेंज है कि हम जल्द से जल्द अपना सिलेबस खत्म करें और अच्छी तरीके से, और आपको हमारे हर सब्जेक्ट के सीक्वेंस से आपको वीडियोस मिलेंगे। लेकिन आपको उसके लिए सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि जो भी बेल आइकन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, उस बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि हम आप तक कंटिन्यूअसली बने रहें हर सब्जेक्ट के अच्छे लेक्चर के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हम देखिए प्लीज हमारे अगर बात करें तो जो बच्चे नहीं आए थे, स्टूडेंट अभी जो न्यू देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जहाँ पर मैं मेंडल के बारे में जानकारी ली थी और मेंडल के बनाए हुए कुछ लॉस पे हमने स्टडी किया, जहाँ की ये बात अलग थी कि उनके लॉस को सबसे पहले ठुकरा दिया गया था, लेकिन बाद में हमारे कुछ साइंटिस्टों ने मिल करके उनके उन थ्योरीज पे रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद एक नया लॉस हमें मिले। हमने मेंडलिज्म के बारे में जाना, जहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, असॉर्टमेंट के बारे में जाना। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट लेक्चर इस टॉपिक पे था कि अब कुछ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस थे, यानी मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो ऐसे वैसे मिल जाते हैं एक्सेप्शनल केस। तो वो एक्सेप्शनल केस में हमने देखा कि हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, प्लियोट्रॉफी जाना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में जाना। और आज हमारा एक लेक्चर चलता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जानेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। सवाल आता है ऐसा कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है। तो मेरे भाई एक चीज समझो, मेंडल ने जितनी भी चीजें बताई थी वो चीजें फैक्टर्स बोलते थे। शायद उन्हें कुछ नाकामी जो मिली थोड़ी बहुत, उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने चीजें क्लियर नहीं बताई। क्लियर क्या? उसमें ना टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी थी, ना जीन्स की डिस्कवरी हुई थी, तो उन्होंने जीन्स को, जो आज हम लोग जीन्स बोल रहे हैं, आज जो हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं, मेंडल जी ने उसके लिए टर्म यूज किया था फैक्टर। तो फैक्टर एक बड़ी चीज थी जो कि मेंडल डिफाइन नहीं कर पाए, फैक्टर क्या होता है, कैरेक्टर क्या है। इस कारण थोड़ा सा उनको स्टार्टिंग फेज में नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वहां से उन्होंने एक शुरुआत कर दी, एक चिंगारी पैदा कर दी इनहेरिटेंस में, और जो बाद में काफी फेमस हुई। उसके बाद कुछ हमारे साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्टों ने क्रोमोसोम के बारे में जानकारी बताई कि हाँ इनहेरिटेंस जो हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग बोला कि ये क्रोमोसोम के थ्रू इनहेरिटेंस होता है, क्रोमोसोम के थ्रू इनहेरिटेंस हो रहा है, इसीलिए बन गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्यों नाम पड़ रहा, समझ में आ गया होगा, इसलिए नाम डाला गया क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी है, क्रोमोसोम के थ्रू इनहेरिटेंस हो रहा है। मेंडल फैक्टर मानते थे इसको, तो कोई डिफिकल्टीज वाली बात नहीं, केवल आपको क्रोमोसोम के बारे में नॉलेज दिया जाएगा थोड़ा बहुत, साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि आपकी रिसर्च में क्या क्या चीजें थी। चलिए देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात कि ये थ्योरी प्रपोज करने वाले हमारे दो साइंटिस्ट थे, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने 1902 में सेक्स जो क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में बताया। क्या बताया? They said that the pairing and separation of a pair of chromosome lead to the segregation of a pair of factor they carried। कहते हैं जब एक क्रोमोसोम पेयरिंग करता है, जब ये अलग होते हैं तो ये क्या करते हैं, कुछ चीजों को, फैक्टर्स को सेग्रीगेट। फैक्टर मतलब क्या? जीन्स। तब फैक्टर चल रहा था, यानी यहाँ पे जीन सेगमेंट थे जो कह रहे हैं क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। Sutton united chromosomal segregation with Mendelian principle and called the chromosomal theory of inheritance। सिर्फ इतना इन्होंने कर दिया सटन एंड बोवेरी जी ने कि सटन जी ने बता दिया कि ये क्रोमोसोम में होते हैं फैक्टर्स इनके, बस उससे एक नई थ्योरी का जन्म हुआ और वो थ्योरी बन गई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सिर्फ इतना इन्होंने कर दिया कि जो फैक्टर है वो फैक्टर
जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, इतने से एक नई थ्योरी का ओरिजिन हो गई। ये देखिए सटल जी है, ये बाबेरी जी है, दोनों ने मिलकर के क्रोमोसोमल थ्योरी दी और यही बन गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि जब क्रोमोसोम्स अलग होते हैं तो जीन्स एक्सचेंज होते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो गाइस एक चीज हमने और कही कि क्रोमोसोम्स आर व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम हेरिडिटी के व्हीकल हैं। तो बेशक क्रोमोसोम हेरिडिटी के व्हीकल होंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम ही जीन को लीड हो रहे हैं, ये व्हीकल होंगे। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख टर्म दिया गया होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब है सेम लेंथ के देखिए क्रोमोसोम्स हैं। जब सेम लेंथ के क्रोमोसोम, पैटर्नल मतलब फादर, पैटर्नल मतलब फादर की बात हो रही है और मैटरनल मतलब मदर की बात हो रही है। तो हमें जो क्रोमोसोम मिलते हैं वो फादर से भी मिलते हैं, मदर से भी मिलते हैं। फादर से हमें एक क्रोमोसोम मिला, इधर मदर से हमें एक क्रोमोसोम मिल गया, दोनों से क्रोमोसोम मिल गया, तो यही बन गया होमोलॉगस क्रोमोसोम। सेम लेंथ के क्रोमोसोम हैं तो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। अब होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अब देखो होमोलॉगस पेयर हो गए। अब देखिए एक क्रोमोसोम था, आपसे देखिए दूसरा क्रोमैटिड निकल आता है, क्यों? डीएनए डुप्लीकेट करना है। तो क्रोमोसोम दोनों कंडीशन पे, सिंगल थ्रेड भी क्रोमोसोम है और ये भी थ्रेड भी क्रोमोसोम है। क्या लिख रहे हैं? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम्स का, देखिए पेयर बन गए, दो निकल आए, हर एक में 2 डीएनए निकला है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई। इधर देखिए सिस्टर क्रोमैटिड और मैटरनल। समझ गए बात को? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मैंने पढ़ाया हुआ रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, हर एक डीएनए, ये है क्या? अगर जूम करके देखें बेटा इसको, तो डीएनए ही तो है। ये क्या आपका डीएनए है, ये क्रोमोसोम आपका एक डीएनए पेयर कर रहा है। अब डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहे हैं, एक डीएनए से 2 डीएनए, तो इसलिए वो कैसे दिखाई पड़ रहा है आपको? एक 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। चलिए, 2 identical chromosomes form a homologous pair. 2 identical chromosome form a homologous pair. यही homologous pair की बात कर रहे हैं। 2 identical, एक ही जैसे। A homologous pair of chromosomes, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है जीन्स फॉर आई कलर, ये है जीन्स फॉर एंजाइम ए है, जीन्स फॉर साइटोक्रोम सी, ये सब एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं, फ्रॉम मदर है, फ्रॉम फादर है। क्रोमोसोमल आर व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, जैसे कि पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, देखिए जैसा कि मैंने कहा है नोट्स में, कि आपको थ्योरी भी मिल जाएगी मेरे नोट्स में, मेरे जो भी ये लेक्चर्स है उसमें थ्योरी भी आपको मिलेगी। क्या कह रहा है? होमोलॉगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। सब क्रोमोसोम थ्योरी में चल रहा है। कह रहा अब क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, कब अलग होते हैं? गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम। भाई अभी 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है भाई है। अब 23 पेयर में पहले में नंबर बढ़ा, जैसे आपने देखा है पीछे एक डीएनए से कैसे 2 डीएनए हो रहा था, 2 डीएनए हो गए। देन क्या होगा? 2 डीएनए के बनने के बाद अब वो क्या होंगे? अलग होंगे, सेपरेशन करेंगे। तो देखिए हमारे डायग्राम को जैसे दिखाते हैं कि थोड़ा सा डेंजर लगता है, लेकिन डेंजर लगने वाली बात नहीं है। समझिए, देखिए ये एक सेल है, समझ लीजिए, ठीक है, ये एक सेल है। इस सेल में आप येलो वाला एक क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम है। ये डायग्राम एग्जाम में बड़ा खतरनाक सा लगता है कि पता नहीं क्या क्या है इसमें दिया है, सब बना हुआ, तो उसके पीछे कारण क्या बता रहा हूँ। एक ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ए, क्रोमोसोम बी। अब देखिए क्या हुआ, एक क्रोमोसोम के डीएनए ने डुप्लीकेशन किया और डुप्लीकेशन से 2 सिस्टर क्रोमैटिड बना। देखिए हर एक में 2 सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड, हर एक में 2 सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड देखो स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हुए, तो देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये क्या आपका सेंट्रोमियर। अब देखिए सेंट्रोमियर के पास से स्पिंडल फाइबर जुड़े और क्रोमैटिड क्या होना चालू हुए? अलग होना चालू हुए। देखिए जैसे अलग हुए, ये दो भाई साहब एक साथ चले आए, ये दो लोग अलग चले आए। देन लास्ट में भाई पहले एक सेल थी, एक सेल से आपकी 2 डॉटर सेल बनी,
फिर इन दोनों ने टू डॉटर सेल बना दिए। मियोसिस तो ऐसे ही होता है। अब देखिए मियोसिस में क्या हो गया, हर एक में सिंगल क्रोमोसोम्स पहुंचे हैं, यानी मदर में जो चीज हैप्लॉइड डिप्लॉइड थी वो क्या हो गई, हैप्लॉइड हो गई। इस तरीके से हमारे जीन्स, हमारे होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है, जब वो अलग होते हैं तो सेग्रीगेशन का टर्म यूज करते हैं। तो वही कह रहा कि गैमीट के फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारी जर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कोई नए लॉज नहीं आपको बताए जाते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में केवल ये बता दिया था कि हाँ, सटन एंड बावेरी ने ये डिस्कवर किया था कि जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स एक वेहिकल पे रहते हैं, और वेहिकल क्या है, हमारे क्रोमोसोम है। बस तब से नाम बन गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसलिए बोला गया इनको क्रोमोसोमल थ्योरी। फिर लास्ट पॉइंट कहता है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। जो इंडिपेंडेंट पेयर हैं, जो अलग हो चुके हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली, यानी ऐसा नहीं किसी में कोई सेगमेंट चिपका रह जाए, एकदम अलग हो जाएंगे। तो वो एक साथ अटैच नहीं रहेंगे। ये भी था क्रोमोसोम के बारे में कि पहली बात होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं, देन होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग करने के बाद अलग होते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, देन लास्ट कहता है कि वो क्रोमोसोम्स अलग होकर के इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं, कोई भी पार्ट एक दूसरे से अटैच नहीं रहता है। इस तरीके से आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी खत्म होती है। क्या कहता है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स हेंस, ये देखिए कह रहा जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स हेंस दे शो सिमिलर बिहेवियर। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहां तक कि मैं कहता हूं जीन इज अ स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच प्रोवाइड अ कैरेक्टर। वहां यहां पर भी वही है, तो यहां पर सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं जीन्स। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी पे ही। हमारे एक नए साइंटिस्ट आए, इनका नाम है टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन का बड़ा योगदान रहा, क्या योगदान मैं बताता हूं मैं भी। टीएच मॉर्गन जी जब आए, यानी थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन जी ने अभी तक जो था थ्योरेटिकली चलता रहा, कुछ चीज प्रैक्टिकली नहीं हुई। सटन एंड बावेरी का रोल ये था कि उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने थ्योरी को स्टार्ट किया, लेकिन आपके टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। दोनों कई चीज कर रहे थे। सटन एंड बावेरी ने थ्योरेटिकल चीजें बताई, हाँ क्रोमोसोम होता है, जीन्स अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, लेकिन टीएच मॉर्गन ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करी और प्रूव किया भी। कैसे प्रूव किया, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लें, फिर नाराज हो जाएंगे। कहते हैं टीएच हंट मॉर्गन वर्कड विद द फ्रूट फ्लाइज। आप देख रहे हैं ये फ्रूट फ्लाइज हैं, जिसका नाम है बेटा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये नाम पूछ लिया जाता है कि टीएच मॉर्गन ने जिस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया था उसका बोटेनिकल जूलॉजिकल नेम क्या है, तो उसका जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये एक फ्रूट फ्लाई है, कॉमन फ्लाई, डरने वाली बात नहीं है, आपको दिख रहा है इतना हैवी है। टू प्रूव क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूव किया। चलिए कैसे प्रूव किया, ये है सवाल। अब सवाल आता है दिमाग में कि सर आखिर ड्रोसोफिला को ही टीएच मॉर्गन ने क्यों यूज किया। तो ड्रोसोफिला को यूज करने के पीछे कारण था कि ड्रोसोफिला इजीली अवेलेबल हमारी फ्लाई थी। चलिए देखिए कारण थ्योरी, जैसे कि मैंने कहा थ्योरी आपको रहेगी लेक्चर पे, देखिए सबसे पहला क्या है, ड्रोसोफिला इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडी। सुटेबल मटेरियल प्रोवाइड कराता है जेनेटिक स्टडी के लिए, ठीक है भाई। दे कैन ग्रो ऑन सिंपली सिंथेटिक मीडियम, इनको सिंपली सिंथेटिक मीडियम में ग्रो किया जा सकता है। बहुत हमको स्पेशल इनको टेम्परेचर नहीं देना है, सिंपल रूम टेम्परेचर पे काम कर लेंगे, अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। सेकेंड थिंग, शॉर्ट जनरेशन टाइम, लाइफ साइकिल की केवल 12 to 14 डेज की होती है, यानी यार 12 से 14 दिन की इनकी जिंदगी होती है। 12 to 15 डेज में ही हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा, ये तो अच्छी बात है कि हमें 12 to 15 डेज में हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसीलिए इनको सेलेक्ट किया, क्यों, हमें भैया 12 से 14 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाना है, हम जो भी एक्सपेरिमेंट करें।
अब पता चला इनकी लाइफ साइकिल 12 से 14 साल की होती तो पागल हो जाते हैं लोग, इसको ऑब्जर्व करते करते टाइम लग जाता। तो 12 to 14 डेज की इनकी लाइफ साइकिल होती है। सेकंड थर्ड थिंग, ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर। इनका ब्रीडिंग सीजन थ्रू आउट द ईयर होता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जब ब्रीडिंग करा दो, लाइक दैट ह्यूमंस, चाहे जब ब्रीडिंग करा दो। ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज पर मेटिंग। 100 ऑफ प्रोजेनीज से आप मेटिंग करा सकते हैं, मेल एंड फीमेल, एक यानी बार में। पर मेटिंग का मतलब क्या है, एक बार मैटिंग हुई तो 100 अंडे निकल सकते हैं, 100 हाउस फ्लाई आप जनरेट कर सकते हैं एक बार की मीटिंग। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आसानी से आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। मेल क्या है, स्मॉलर होगा इन कंपैरिजन टू फीमेल। देख सकते हैं मेल काफी आपका स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू फीमेल। ओके, इट हैज मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन। डिफरेंट टाइप के वेरिएटी, जैसे स्मॉल विंग्स है, लार्ज विंग्स है, येलो बॉडी है, ग्रे बॉडी है, जैसे मंडल में बहुत सारे कैरेक्टर देखे थे, ऐसे यहाँ पर भी इट हैज मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। लो पावर माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। अब बात आती है सर लिखने का कारण क्या था, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन एक बनता है बोर्ड पे, तो क्वेश्चन ये बनता है बोर्ड, मतलब आप चाहे CBSE ले लें या फिर आप ISC ले लें, क्या क्वेश्चन बनता है, Why Drosophila is suitable material for genetic study। तो भैया पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है यहाँ पर, आंसर भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आराम से आसानी से आंसर दे दीजिए। तो क्वेश्चन कहेगा ड्रोसोफिला इज व्हाई ड्रोसोफिला इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडी। बेसिकली जेनेटिकल स्टडी जो करी गई है ड्रोसोफिला पे क्यों करी गई, क्योंकि ड्रोसोफिला के पास इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शॉर्ट लाइफ टाइम ड्यूरेशन है, आसानी से कल्चर मीडियम में ग्रो कर लेंगे, मेल फीमेल डिस्टिंग्विशेबल है, अलग हो सकते पता छोटे मोटे और इंसेक्ट तो समझ ही नहीं पा रहे मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ ये भी हमें बेनिफिट मिला। डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो भी हमको मिल गया। तो यही सब कारण थे जो आप देख रहे हैं, जिस कारण टी.एच. मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए सिलेक्ट किया। और सच्चाई ये है कि साइंस एक्सपेरिमेंट मांगती है, आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस देने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, क्वेश्चन है, आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, देख लीजिए, बढ़िया पढ़ते गए आराम से। ओके चलिए, हो गया होगा, रीड कर लिया आपने, अब आगे चलते हैं। अब एक टर्म आएगा बेटा लिंकेज, बहुत बढ़िया। हमारे अल्फ्रेड स्टर्टवेंट बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कितनी इनके पास कल्चर मीडियम पड़ा हुआ है, कितने इनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें, माइक्रोस्कोप बहुत बढ़िया लेके बैठे हुए हैं भाई, एक तो पाइप भी लगा हुआ है इनके मुंह में, काम भी कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंटल, बढ़िया है। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो सर आपके पास लिंकेज क्या है एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है, दोनों चीजें समझ लीजिए। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब न्यू कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो क्या आएगा बेटा? वेरिएशन। क्या आएगा? वेरिएशन। तो जब कभी भी रिकॉम्बिनेशन की बात होगी तो आपको बोलना है वेरिएशन हो गया। हमारे जो F1 जनरेशन के जो बेबी यानी हमारे जो प्रोजेनी होंगे वो रिकॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि मदर और फादर के मिलने से जो एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ वो रिकॉम्बिनेशन है। लिंकेज क्या होता है बेटा? अभी तो मैंने बोला कि डीएनए पे हमारे क्रोमोसोम पे जीन्स लगे बेटा ना, तो जो क्रोमोसोम पे जीन्स लगने की इस प्रोसेस को लिंकेज कहते हैं। आप
अपने बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो या सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हो, टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को जीन मान लीजिए और जिस सबस्ट्रेट पे आप बैठे हैं उस सबस्ट्रेट को आप क्रोमोसोम मान लीजिए, तो आप और उस क्रोमोसोम के बीच जो बैठने का जो एक पॉइंट है जहां आप जुड़े हुए हैं, आप उसे लिंकेज कहेंगे। तो लिंकेज वो प्लेस है जहां से जीन क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं। चलिए, आर्टफर्ड स्टुअर्ट ने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बताई बिटवीन जीन्स पेयर्स फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। उन्होंने देखा कि जीन्स, एक मैप तैयार किया जीन्स और दो जीन्स के बीच के गैप को। देखिए, जीन ऑफ बॉडी कलर ये है एक जीन, जीन ऑफ आई कलर ये दिया गया है, जीन ऑफ द विंग ये दिया गया है। इसी का जो मैप तैयार किया, ये मैप तैयार करने वाले थे आल्फ्रेड स्टुअर्ट। जेनेटिक मैप्स आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक टर्म आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस तरीके से उन्होंने सर्च करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काफी बड़ा योगदान किया। अब देखिए यहाँ से क्या बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को इन्होंने 17% माना है, यानी क्रोमोसोम में 17% पार्ट ये कवर कर रहा है। 8% इधर का गैप है, 9% का गैप इधर है। ये परसेंटेज जितना पास आ जाएगा, लिंकेज उतना स्ट्रांग हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं इसमें क्या लिखा। सबसे पहली बात, लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे दो या दो से ज्यादा जीन्स का फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकली जुड़ना क्या होता है, लिंकेज होता है। फिजिकल एसोसिएशन इन बिटवीन टू और मोर जीन्स। लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कह रहा है जो लिंक्ड जीन होते हैं, जो लिंकेज को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, लिंक्ड जीन वो शो नहीं करते, यानी वो अलग नहीं होंगे। मान लीजिए कोई जीन है, मान लीजिए कोई जीन है, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, ए जीन यहाँ पर है, यहाँ बी जीन है। जब बड़ा क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ए जीन गया ही नहीं, ए जीन यहीं पर रहा, बी जीन अपनी जगह पे रहा। कह रहा है कि अगर लिंक्ड जीन्स है तो वो जीन्स पे लिंकेज पूरा फॉलो करते, वो एक्सचेंज नहीं होते, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। कहीं भी चले गए, आजाद हैं जीन्स, कहीं भी जाए घूमे, तो ये फॉलो नहीं करेंगे। याद रखना क्या है, लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल, जैसे मैंने बताया, मैं टॉल हूं, मेरी वाइफ सपोज टॉल हो, मेरा बेबी टॉल हो गया, तो ये कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या करें, नॉन पेरेंटल जीन्स कॉम्बिनेशन। हाँ, ये अलग है कि मैं टॉल हूँ, मेरी वाइफ टॉल है, मेरा बेबी और ही टॉल हो गया, ये एक रिकॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। Recombination is the generation of non-parental gene combination. Recombination occurs. देखिए मैंने बता दिया पहले, recombination को वेरिएशन मान के चलो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। Recombination क्या है, वेरिएशन है ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या क्रॉसिंग ओवर। तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, वो रिकॉम्बिनेशन है, वो वेरिएशन है, वेरिएशन के कारण ऐसा होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो रिकॉम्बिनेशन occurs due to independent assortment or crossing over. अब इसी लिंकेज, यानी जो जीन्स लिंक दिखा रहे हैं कि भाई जीन्स, देखिए यहाँ पर समझिएगा यार, कहने का कुछ ऐसा मसला है कि 4 लोग खड़े हो जाए, थोड़ा समझना इसलिए। मान लीजिए ये है एक पर्सन, ये है ऐसा पर्सन, 2, ये है और 2 ये लोग हैं। ठीक है, हाँ। अब कह रहा है कि कह रहे हैं ये पर्सन हाथ लगा, ये
आप देख रहे हैं थोड़ा सा बेंड हो रहा है, झुक रहा है, क्यों? ये खींच रहे हैं इनको, ये इन पे प्रेशर लगा रहे हैं, खींच रहे हैं। अब अगर ये खींच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये अगर आ जाएंगे तो इनके साथ ये भी खींचे चले आएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ये अगर खींच रहे हैं रेड वाले, इनको खींच रहे हैं अपनी तरफ, अगर यहाँ इन दोनों का बॉन्ड मजबूत ना हो, यानी दोनों के बॉन्ड मजबूत ना हो, दोस्ती अच्छी ना हो, तो क्या होगा? ये हाथ छोड़ देंगे, लेकिन इनको चले जाएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन दोस्ती इन दोनों की बहुत अच्छी है, तो ये भी खींचेंगे तो ये भी खींचेंगे, तुम जाओगे तो भी हम भी जाएंगे भाई। ये है लिंकेज। दो जीन्स के बीच का वो एक समझ लीजिए कि जो फिजिकल एसोसिएशन है एक क्रोमोसोम पे, वो लिंकेज है। लिंकेज अगर जितना स्ट्रांग हो गया, यानी जितनी दूरी कम होगी लिंकेज उतना स्ट्रांग होगा दो जीन के बीच में। यानी ए जीन अगर जाएगा तो उसके साथ बी जीन भी जाएगा खिंचता हुआ। यही समझाना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे। आप क्या समझाना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे? कि अगर कोई लिंकेज है, लिंक्ड है, तो वो अपने साथ दूसरे कैरेक्टर के जीन को भी खींच के लेके जाएगा। तो मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। क्रॉस 1 में क्या किया इन्होंने? देखिए सेक्स लिंक्ड जीन्स जो 10th में पढ़ाया गया कि जब फिजिकल जीन्स, क्रोमोसोम के जीन्स 23rd पेयर में पाए जाएं, तो आप इसे क्या बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे सेक्स लिंक्ड जीन। चलिए समझते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स क्या है। क्या है? तो क्रॉस फर्स्ट इन्होंने क्या कराया? क्रॉस फर्स्ट क्या कराया? आप अपना नोट करिए। क्रॉस फर्स्ट इन्होंने एक ड्रोसोफिला लिया जिसकी बॉडी येलो कलर की थी, वाइट आइड थी और ये फीमेल थी। क्या जीन माना? कैपिटल वाई स्मॉल। दूसरा इन्होंने क्रॉस किससे कराया? इसका ब्राउन बॉडी रेड आई मेल से। वाइल्ड टाइप, बेटा वाइल्ड टाइप जब लिख जाए इसका मतलब जानना डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या किया? येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल से क्रॉस कराया। किसका क्रॉस कराया? ब्राउन बॉडीज रेड आइड मेल से, यानी कि ब्राउन येलो पे हावी है और व्हाइट आइड पे रेड आइड हमारी हावी है। पहला क्रॉस। दूसरा इन लोग क्रॉस कराया किसके किसके बीच? व्हाइट आइड और मिनिएचर छोटे विंग्स वाली। व्हाइट आइड है और छोटे विंग्स वाली है, और दूसरा है रेड आई, व्हाइट आई छोटे विंग्स वाली, दूसरा क्या? रेड आई लार्ज विंग्स वाली। सामने सामने आपको ड्रोसोफिला दिख रही है। दोनों के कैरेक्टर एक येलो बॉडी वाले हैं तो एक ब्राउन बॉडी वाले हैं, एक व्हाइट आई वाली हैं तो दूसरे रेड आई वाली हैं। देखिए वेरिएशन कितना है। दूसरा इन्होंने क्रॉस कराया, किस लिए क्रॉस कराया? सेक्स लिंक्ड जीन्स का पता लगाने के लिए। एक स्मॉल विंग्स वाली है तो भैया दूसरे रेड आई लार्ज विंग वाले हैं, और क्रॉस इन्होंने कराया। क्रॉस कराने पे क्या पता चला इनको? कि जीन्स ऑफ व्हाइट आई एंड येलो बॉडी, जीन्स ऑफ व्हाइट आई एंड येलो बॉडी वर वेरी टाइटली लिंक्ड। यानी व्हाइट आई और येलो बॉडी के जीन्स वेरी टाइटली लिंक्ड थे, इसलिए अगर व्हाइट आई वाला कैरेक्टर के जीन्स जाएगा तो येलो बॉडी वाला भी जाएगा। देखिए वेरी टाइट है। कितना शो कर रहा लिंकेज? 1.3%। यानी मैंने बोला था आपसे दो जीन्स के बीच जितनी डिस्टेंस कम होंगे लिंकेज इतना स्ट्रांग होगा। सेकंड क्या कहता है? जीन्स ऑफ व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग क्लोजली लिंक्ड एंड शोड 37.2%। डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, यानी डिस्टेंस ज्यादा होने पर क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। क्यों? दूरी है, एक जीन्स गया तो भैया कहीं तुम जाओ, दूर हो, हम बाद में जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन कब नहीं बनेगा? जब आप जा रहे हैं मैं भी आपके साथ चलूंगा, दोनों कैरेक्टर एक साथ चलेंगे, तो मेरे भाई कॉम्बिनेशन तक तो होना ही नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। जितना लिंकेज होगा रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लिंकेज कम रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। ये पॉइंट याद रखिएगा।
टाइटली लिंक्ड जीन्स शो लो रिकॉम्बिनेशन, जो टाइटली लिंक्ड जीन्स है वो बहुत लेस रिकॉम्बिनेशन करते हैं, जबकि लूजली लिंक्ड जीन्स शो हाई रिकॉम्बिनेशन, जो मैंने बता दिया आपको। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल से समझ जाइए। इतना समझने के बाद यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड बावेरी ने दी, टीएच मॉर्गन ने इस एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया, वो भी किस पे प्रूव किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे यानी फ्रूट फ्लाई पे। देन इतना सब कुछ होने के बाद हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में जाना, और अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्स डिटरमिनेशन पे। तो सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो सेक्स डिटरमिनेशन मेल्स की बात करते हैं, इंसेक्ट के बारे में आपको फिर बताऊंगा। अगर हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें तो इसका मतलब ये निकलता है कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है एक मेल या फीमेल का। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सिंपल सा फंडा समझिए, एक फादर है बेटा, फादर बेटा इनकी मैरिज होती है मतलब बेबी से, जो कि बाद में मदर बनेंगी। अब बेटा फादर के पास टोटल कितने क्रोमोसोम है आपने कहते हैं 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर। आपको पढ़ा चुका 23 पेयर में 22 क्रोमोसोम सेम होते हैं, और कैसे होते हैं एक्स, और मेल है तो 23rd पेयर पे क्या होता है, यानी कितने क्रोमोसोम होगा 23, 24, 22 प्लस 22 तो बेटा सेम होते हैं, प्लस हमने क्या लिख दिया एक्स वाई, फादर के क्रोमोसोम है 22, 23, ठीक है। अब बॉडी की सेल्स की बात करेंगे तो बॉडी की सेल्स में पूरे 44 क्रोमोसोम 46 होते हैं, तो 46 करने के लिए क्या करते हैं इसमें हम चेंजेस, हम इसको लिख सकते हैं 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। अब हो गए हमारे 46 क्रोमोसोम फादर में। मदर में क्या होगा 44 एक्स होते हैं, सेम ही होते हैं, प्लस एक्स, एक्स क्यों, क्योंकि मदर पे 23rd पेयर हमेशा क्या होता है एक्स, एक्स ही होता है, यही से पता लगाते हैं मेल फीमेल का। चलिए अगर फादर में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, फादर में अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो कितने पहुंचे 22 प्लस एक्स, फादर वाले में 22 प्लस वाई, इधर क्या होगा 22 प्लस एक्स और इधर 22 प्लस वाई, क्लियर। तो दो तरीके हो गए 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, और इधर वाई कहाँ से दे रहे हो भाई, इधर तो एक्स ही आएगा ना, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स हो गया। अब सोचिए ये वाला स्पर्म अगर इस ओवम से फ्यूजन करेगा, क्रॉस करा, ये वेंडल क्रॉस आप करा चुके हैं, मिला के ऐड कर दीजिए 44 प्लस एक्स एक्स, ये क्या बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स, इधर चले जाए तो 44 प्लस एक्स वाई, इधर क्या आ जाएगा 44 प्लस एक्स, यानी आप देखेंगे कि 50% चांसेस हैं मेल बेबी के होने के और 50% चांसेस हैं फीमेल बेबी के होने के। तो बोर्ड एक सवाल करेगा कि एक कपल है और वो कपल के 8 डॉटर्स हैं, बताइए 9th नंबर पे जो बेबी होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपको जवाब देना है 9th नंबर पे जो होगा वो 50% की प्रोबेबिलिटी है, पता नहीं कौन सा स्पर्म जाके टकरा जाए, एक्स बेयरिंग क्रोमोसोम स्पर्म टकरा जाए या वाई क्रोमोसोम बेयरिंग स्पर्म टकरा जाए, जो टकराएगा बेटा वही बेबी होगा। हमने देख लिया एक्स है 23rd पे तो फीमेल हो जाएगी, और 23rd पे अगर एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा वो मेल हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सवाल एक और आया इसमें, क्या आया पहले तो राइट कर लीजिए, क्या है आपकी ओवम है,
ये आपके ओवम है, ये आपके स्पर्म है, ये आपकी जो आई बड़ा क्या F1 जनरेशन आ गई। ये आपकी F1 जनरेशन आ गई, 50% फीमेल 50% मेल। अब ये होता है कि फिर भी हमारे सराउंडिंग अब तो काफ़ी अवेयर हो चुकी है पब्लिक, लेकिन पहले मेल कम हो रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे और फीमेल के नंबर कम हो रहे थे, सेक्स रेशियो बिगड़ रहा था। फीमेल के ज़्यादा होने का कारण केवल यही था कि फीमेल फोर्टिसाइड हो जाया करती थी, यानी फीमेल को यूट्रस में ही मार दिया जाता था। दूसरा एक कारण था यहाँ पर ये कि जो वाई क्रोमोसोम बेयरिंग स्पर्म होते हैं, ये वाई बेयरिंग क्रोमोसोम जो स्पर्म हैं, ये लाइट वेटेड होते थे स्पर्म, और लाइट वेट होने के कारण ये आसानी से फ्लोट करके क्या होते थे, जल्दी पहुंच जाते हैं और क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, तो अभी दो आपको लिंक मिलते हैं, एक लिंक मिल रहा है किस पे, एक मिल रहा है आपको कि फीमेल फोर्टिसाइड्स हुआ करती थी, दूसरा का कारण वाई स्पर्म का जल्दी पहुंच जाना, और वाई स्पर्म जल्दी पहुंच जाएगा तो घटना घट जाएगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब देखिए एक चीज और जो कि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे उस चीज के बारे में कि आखिर इंसेक्ट, बर्ड्स, इनमें कैसे डिटर्मिनेशन होता है। तो देखिए हमारा काफी कुछ मिलता जुलता ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स के साथ है। जैसे हमारे क्रोमोसोम डिफाइन कर रहे हैं मेल और फीमेल के बनने को, ऐसे ही सेम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में भी चलता रहता है। हालांकि उस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर पे आपके लिए लेकर के आएंगे। तो फिलहाल मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं, हमने पूरे टॉपिक में पढ़ा क्या, आज क्या लेक्चर मिला। तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ जिससे कि आपके ब्रेन में चीजें चली जाएं। सबसे पहले हमने जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करी तो सटन एंड बॉवेरी से हमारी मुलाकात हुई 1902 में ही, और 1902 में ही जेनेटिक्स टर्म भी दिया गया, याद रखिएगा। इसी टर्म में क्रोमोसोमल थ्योरी दी हमारे सटन एंड बॉवेरी ने, बताया कि क्रोमोसोम नाम की कोई चीज होती है और जो फैक्टर थे वो फैक्टर्स हमारे जीन्स थे। इसके बाद हमने कुछ अपने क्रोमोसोम में कैरेक्टरिस्टिक को जाना है, क्रोमोसोम हमारे एक हेरिडिटरी वैकल्स है, ठीक है। देन हमने पढ़ा क्रोमोसोमल थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूवमेंट जो दिया वो दिया था हमारे टी.एच. मॉर्गन साहब ने, और टी.एच. मॉर्गन ने काफी योगदान दिया अपना, और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूवेशन के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सेलेक्ट किया। देन टी.एच. मॉर्गन ने हमें बताया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे एक ड्रोसोफिला में जिसके लिए हमने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और ड्रोसोफिला ने इतना सारा नाम कमा दिया। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, कैसे ग्रो कर सकते हैं आसानी से, लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है। इन सब चीजों के बाद हम आगे बढ़े और हमने स्टडी करी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने दिया। बड़ा अजीब सा भयंकर नाम है भाई साहब का, लेकिन उन्होंने काफी काम किया, लगे हुए मेहनत में। इन्होंने लिंकेज दिया, जीन मैप के बारे में बताया, रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया। मैंने बताया रिकॉम्बिनेशन का मतलब एक नया कॉम्बिनेशन। देन लिंकेज के आगे बात हमने करी कि लिंकेज हमेशा जहां लिंकेज जीन्स के बीच लिंक कम होगा, डिस्टेंस कम होगी, उस जगह पर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं बनेंगे। जहां डिस्टेंस ज्यादा हो गई वहां बहुत रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। देन हमने सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में चर्चा करी और आपने डिफाइन किया कि कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी जो लेक्चरशिप रही है वो यहीं तक रहेगी, क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म का इंतजार भी करना है। तो 12th वालों भाई ध्यान रखें इस चीज को, जो जो लेक्चर दिया गया है इसके नोट्स प्रॉपर बनाएं और पढ़ाई करते रहें। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि न्यू लेक्चर जो भी मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको देने वाला हूं वो एक अच्छे टॉपिक पर होगा फिर से। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।